हाफ ब्लड प्रिंस अध्याय 12 चांदी और मोती। डंबलडोर कहाँ थे, क्या कर रहे थे? हैरी को अगले कुछ हफ्तों में हेडमास्टर सिर्फ 2 बार दिखाई दिए थे। क्या डंबलडोर उन अतिरिक्त सबकों के बारे में भूल गए थे जो वो हैरी को पढ़ाने वाले थे? हैरी थोड़ा उपेक्षित महसूस कर रहा था। अक्टूबर के मध्य में इस टर्म की पहली हॉग्समीड यात्रा हुई। हैरी सोच रहा था स्कूल के कठोर सुरक्षा उपायों के कारण यात्रा को स्थगित कर दिया जाएगा। बहरहाल उसे जानकर खुशी हुई। यात्रा हो रही थी। कुछ घंटों के लिए महल से बाहर निकलना हमेशा अच्छा लगता था। हॉग्समीड यात्रा की सुबह हैरी जल्दी जाग गया। उसने नाश्ते तक का समय उच्च स्तरीय काढ़ा निर्माण की पुस्तक को पढ़कर काटा। वो आम तौर पर बिस्तर पर लेटकर नहीं पढ़ता था। बहरहाल हैरी ने महसूस किया कि हाफ ब्लड प्रिंस की उच्च स्तरीय काढ़ा निर्माण की पुस्तक पाठ्य पुस्तक नहीं बल्कि उससे बढ़कर थी। हैरी उसे जितना पढ़ता था उसे उतना ही ज़्यादा एहसास होता उसमें कितना कुछ है। उसमें न सिर्फ काढ़ों के बारे में आसान नुस्खे थे और शॉर्टकट थे जिनकी वजह से स्लग हॉर्न के सामने उसकी प्रतिष्ठा बढ़ रही थी, बल्कि हाशिए पर भी कई कल्पनाशील मंत्र घसीट कर लिखे गए थे। उन मंत्रों को इतनी बार काटा और दोबारा लिखा गया था कि हैरी को यकीन था प्रिंस ने ही इन मंत्रों को इजाद किया होगा। हैरी पहले ही प्रिंस द्वारा इजाद किए गए कुछ मंत्रों को आजमा चुका था। एक मंत्र पैर के नाखूनों को बहुत तेजी से बढ़ा देता था। उसने क्रैब पर इसे आजमाया था। एक मंत्र जीभ को तालू से चिपका देता था जिसे उसने फिल्च पर आजमाया था। लोगों ने बधाई भी दी थी। और सबसे उपयोगी मंत्र था ध्वनि दमन। इस मंत्र को पढ़ने के बाद क्लास में लंबी बातचीत की जा सकती थी जो किसी को सुनाई नहीं देती थी, क्योंकि इसके प्रभाव के कारण आसपास के व्यक्तियों के कानों में गुनगुन होती रहती थी। सिर्फ हरमाइनी एकमात्र शख्स थी जिसे ये मंत्र मजेदार नहीं लगे थे। बिस्तर पर बैठते हुए हैरी ने पुस्तक तिरछी की ताकि घसीटा छाप लिखाई में लिखे उन निर्देशों को अच्छी तरह देख सके जिनमें प्रिंस को लिखने में थोड़ी मुश्किल आई थी। वहां पर कई बार काटने पीटने के बाद एक पेज के कोने पर लिखा था आकाशगामी अशा। जब हवा और बर्फ की बारिश खिड़कियों पर बेरहमी से वार कर रही थी, नेविल जोर से खर्राटे ले रहा था। हैरी ने ब्रैकेट में लिखे अक्षरों की तरफ घूरा। अशा, इसका मतलब शाब्दिक होगा? हैरी को यकीन नहीं था वो इस विशेष मंत्र का सफलतापूर्वक प्रयोग कर पाएगा। अशाब्दिक मंत्रों में उसे मुश्किल आ रही थी। हैरी ने अपनी छड़ी यूं ही हवा में उठाई, बिना किसी पर निशाना साधे लहराई और मन ही मन कह दिया आकाशगामी। एक रोशनी चमकी, कमरे से आवाजें आने लगी। रॉन चीख रहा था। बाकी लोग जाग गए थे। दहशत में हैरी के हाथ से उच्च स्तरीय काढ़ा निर्माण पुस्तक छूट गई थी। रॉन हवा में उल्टा लटक रहा था। सॉरी, जरा ठहरो, मैं तुम्हें उतारता हूँ, हैरी चिल्लाया जब डीन और सीमस जमकर हंसने लगे। उधर नेविल फर्श से उठ रहा था क्योंकि वो पलंग के नीचे गिर गया था। हैरी उठकर दहशत से पुस्तक पलटने लगा, सही पन्ना खोजने की कोशिश करने लगा। आखिर उसे मिल गया। उसने मंत्र के नीचे के शब्द खोज लिए। उसने प्रार्थना की यह पहले वाले मंत्र का प्रतिकारक मंत्र हो। हैरी ने अपनी पूरी ताकत से सोचा, धरा आगामी। रोशनी की एक चमक हुई। रॉन पलंग पर गिर गया। सॉरी, हैरी ने एक बार फिर कमजोर आवाज में कहा। डीन और सीमस हंसते रहे। रॉन दबी आवाज में बोला, कल मैं चाहूंगा कि अलार्म क्लॉक का काम तुम करो। जब तक वो कपड़े पहनकर मिसेस वीजली के हाथ के बुने कई स्वेटर से लैस होकर और चोगे, स्कार्फ, ग्लव्स लेकर चले, तब रॉन का सदमा थोड़ा कम हो गया था। वो सोचने लगा हैरी का नया मंत्र बहुत मजेदार था। जब वो नाश्ता करने के लिए बैठे तो उसने हरमाइनी को कहानी सुना डाली। हरमाइनी पूरे प्रसंग में जरा भी नहीं मुस्कुराई। चेहरे पर नापसंदगी का भाव लेकर हैरी की तरफ मुड़ी। ये मंत्र उसी काढ़े की पुस्तक में था। हैरी ने उसकी तरफ त्योरियां चढ़ाकर देखा। हमेशा सबसे बुरी बात सोचने लगती हो, है ना? तुमने अनजाने किसी व्यक्ति के हाथ से लिखे मंत्र को आजमा कर देखने का फैसला किया। क्या फर्क पड़ता है कि यह हाथ से लिखा हुआ था? हैरी ने कहा और बाकी सवालों का जवाब न देने का फैसला किया। हरमाइनी ने कहा, मुझे लगता है प्रिंस नाम का यह व्यक्ति थोड़ा खतरनाक है। हैरी और रॉन दोनों ने उसे एकदम चिल्लाकर चुप कर दिया। ये तो हंसी की बात थी, रॉन ने कहा और अपने कबाब पर केचप की बोतल उलट दी। लोगों को टखने के बल उल्टा लटकाना, इस तरह के मंत्र बनाने में कौन अपना समय और ऊर्जा लगाएगा? फ्रेड और जॉर्ज, रॉन ने कंधे उचकाते हुए कहा, ये उनके जैसा काम है। और मेरे डैडी,
हैरी ने कहा। उसे अभी अभी याद आया था। क्या? मेरे डैडी इस मंत्र का इस्तेमाल करते थे, ल्यूपिन ने मुझे बताया था। आखिरी बात सच नहीं थी। दरअसल हैरी ने अपने डैडी को स्नैप पर इस मंत्र का प्रयोग करते देखा था, लेकिन उसने रॉन और हरमाइनी को स्मृति पात्र में देखी घटना के बारे में कभी नहीं बताया था। बहरहाल उसके मन में अद्भुत संभावना आ गई, कहीं ऐसा तो नहीं उसके डैडी ही हाफ ब्लड प्रिंस हों। हरमाइनी बोली, हैरी, शायद तुम्हारे डैडी इसका इस्तेमाल करते हों, लेकिन ऐसा करने वाले वो अकेले नहीं थे। लगता है तुम भूल गए हो, हमने बहुत सारे लोगों को इसका इस्तेमाल करते देखा है। हैरी ने उसे घूर कर देखा। डूबते दिल से उसे क्विडिच वर्ल्ड कप में प्राण भक्षियों का व्यवहार याद आ गया। रॉन उसकी मदद के लिए आगे आया। हैरी और उसके डैडी तो सिर्फ हंसी मजाक के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे थे। हरमाइनी, तुम प्रिंस को इसलिए पसंद नहीं करती हो क्योंकि वो काढ़ों में तुमसे ज्यादा निपुण है। इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। हालांकि हरमाइनी के गाल लाल होने लगे थे। मैं तो बस सोचती हूँ कि ऐसे मंत्र पढ़ना बहुत गैर जिम्मेदाराना हरकत है। और प्रिंस की माला मत जपो, ये सिर्फ एक मूर्खतापूर्ण गढ़ा हुआ नाम है, और मुझे नहीं लगता वो कोई भला इंसान होगा। क्या पता तुम ये कैसे सोच रही हो। अगर वो प्राण भक्षी बनना चाहता तो वो हाफ ब्लड होने के बारे में इतनी डींगे नहीं हाँकता, है ना? ये कहते हुए हैरी को याद आ गया उसके डैडी तो शुद्ध खून के थे, लेकिन उसने इस विचार को अपने दिमाग से निकाल दिया। वो इसके बारे में बाद में चिंता करेगा। हरमाइनी ने वही राग अलापते हुए कहा, सभी प्राण भक्षी शुद्ध खून के नहीं हो सकते। मेरा अनुमान है उनमें से ज्यादातर हाफ ब्लड हैं जो शुद्ध खून वाले होने का नाटक करते हैं। वो सिर्फ मगलू परिवार में पैदा होने वाले लोगों से नफरत करते हैं और तुम्हें और रॉन को खुशी से अपने दल में शामिल कर सकते हैं। रॉन गुस्से से बोला, वो मुझे किसी कीमत पर प्राण भक्षी नहीं बनाएंगे। जिस कबाब के टुकड़े को उसने हरमाइनी के सर की तरफ लहराया था, वो कांटे से उड़कर अर्नी मैकमिलन के सर से जा टकराया। मेरा पूरा परिवार खून का गद्दार है। प्राण भक्षियों के लिए यह उतना ही बुरा है जितना कि मगलू परिवार में पैदा होना, और मुझे वो अपने दल में बड़े शौक से शामिल करेंगे। हम जिगरी दोस्त बन जाएंगे, बशर्ते वो मेरी जान लेने की कोशिश न करें। हैरी ने व्यंग्य से कहा। रॉन हंसने लगा। हरमाइनी हल्के से मुस्कुराई। ये एक चर्म पत्र था जिसके ऊपर जानी पहचानी पतली तिरछी लिखाई में हैरी का नाम लिखा था। धन्यवाद जिनी, ये डंबलडोर के अगले अतिरिक्त सबक के बारे में होगा। हैरी ने रॉन और हरमाइनी को बताते हुए चर्म पत्र खोला। उसमें लिखे शब्द पढ़े, सोमवार की शाम। वो अचानक हल्का और खुश महसूस करने लगा। हॉक्समीड चलोगी हमारे साथ जिनी? उसने पूछा। मैं डीन के साथ जा रही हूँ, हो सकता है वहां तुम्हें मिलूं। जाते समय उसने हाथ हिलाया। फिल्च हमेशा की तरह बलूत की लकड़ी के सामने वाले दरवाजे के पास खड़ा था। उन लोगों के नामों की जांच कर रहा था जिन्हें हॉक्समीड जाने की इजाजत थी। हॉक्समीड में घूमना मजेदार नहीं था। हैरी ने अपने चेहरे के निचले हिस्से पर स्कार्फ बांध लिया। खुले हिस्से जल्दी ही ठंड के कारण सुन्न पड़ गए थे। हैरी के मन में ख्याल आया, इस वक्त हॉल की गर्मी में रहना ज्यादा अच्छा होता। और जब वो जोंको की जोक शॉप के सामने से निकले तो उस पर ताला लगा था। हैरी को यकीन हो गया ये यात्रा मजेदार नहीं हो सकती। हनी ड्यूक्स की तरफ रॉन ने इशारा किया जो सौभाग्य से खुली थी। हैरी और हरमाइनी उसके पीछे पीछे भीड़ भरी दुकान में पहुंच गए। हैरी, मेरे बच्चे, उन्हें पीछे से एक आवाज आई। ओ नहीं, हैरी बुदबुदाया। उन्होंने मुड़कर देखा। वहां प्रोफेसर स्लग हॉर्न खड़े थे, जो फर का विशाल हैट और फर के कॉलर वाला ओवरकोट पहने हुए थे। उनके हाथ में पाइनएप्पल टॉफी का एक बड़ा बॉक्स था। उन्होंने दुकान की 1/4 जगह घेर रखी थी। हैरी, तुम अब तक मेरी 3 पार्टियों में नहीं आए हो, स्लग हॉर्न ने प्यार से उसके सीने में उंगली घुसाते हुए कहा। ये नहीं चलेगा मेरे बच्चे, मैं ठान चुका हूँ कि मैं तुम्हें बुलवा कर ही मानूंगा। मिस ग्रेंजर को वहां बहुत अच्छा लगता है ना? हाँ, हरमाइनी ने असहायता से कहा। स्लग हॉर्न ने पूछा, तुम मेरी पार्टियों में क्यों नहीं आते हैरी? हैरी बोला, सर, उस समय मेरी क्विडिच प्रैक्टिस थी। सच तो ये था कि जब स्लग हॉर्न उसे बैगनी रिबन में लिपटा आमंत्रण पत्र भेजते थे तो हैरी जानबूझकर उसी समय प्रैक्टिस रख देता था। इस रणनीति से फायदा ये होता था कि रॉन उपेक्षित महसूस नहीं करता था। देखो, तुम इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हो, इसके बाद तो मुझे तुम्हारे पहला मैच जीतने की उम्मीद है, स्लग हॉर्न ने कहा। लेकिन थोड़ी सी मौज मस्ती से आज तक किसी को नुकसान नहीं हुआ।
अब देखो, इस तरह के मौसम में तुम सोमवार की रात को प्रैक्टिस नहीं कर सकते। मैं नहीं आ सकता प्रोफेसर, उस शाम को प्रोफेसर डंबलडोर से अपॉइंटमेंट है। एक बार फिर बदकिस्मती, स्लगहॉर्न नाटकीय अंदाज में चिल्लाए। अच्छा है, लेकिन हैरी तुम हमेशा नहीं बच सकते, कभी न कभी मेरी पकड़ में आओगे। वो शाही ढंग से हाथ लहराकर दुकान के बाहर चल दिए। उन्होंने रॉन को इस तरह नजरअंदाज कर दिया जैसे वो कॉकरोच टॉफी का डिब्बा हो। मुझे यकीन नहीं होता तुम एक और पार्टी से बच निकले, हरमानी ने सिर हिलाते हुए कहा। वो इतनी बुरी नहीं होती हैं और कई बार वो मजेदार भी होती हैं। ओह देखो, यहाँ पर बेहतरीन शर्करा कलमें भी हैं, ये घंटों तक चलती हैं। हैरी को इस बात से खुशी हुई कि हरमानी ने विषय बदल दिया था। उसने एक बहुत बड़ी शर्करा कलम में सामान्य से ज्यादा रुचि ली, लेकिन इसके बावजूद रॉन की उदासी कम नहीं हुई। जब हरमानी ने पूछा कि अब कहाँ चलना है तो उसने कंधे उचका दिए। हैरी बोला, चलो 3 ब्रूम स्टिक्स चलते हैं, वहां थोड़ा गर्म माहौल होगा। सड़क पर भीड़ ज्यादा नहीं थी, कोई भी बातचीत करने के लिए रुक नहीं रहा था। सब तेजी से अपने गंतव्य स्थल की तरफ जा रहे थे। सिर्फ 2 लोग ही इसके अपवाद थे जो आगे 3 ब्रूम स्टिक के ठीक बाहर खड़े थे। उनमें एक बहुत लंबा और दुबला पतला था। हैरी ने अपनी पानी से नहाए चश्मे से उन्हें देखा। वो उस बारमैन को पहचान गया जो हॉग्समीड के दूसरे शराब खाने हॉग्स हेड में काम करता था। जब हैरी, रॉन और हरमाइनी उनके पास पहुंचे तो बारमैन ने अपना चोगा अपने गले पर कसकर खींचा और दूर चल दिया। नाटा आदमी अपने हाथ में थामी किसी चीज को ठीक से पकड़ने की कोशिश कर रहा था। उसके बिल्कुल करीब पहुंचने के बाद हैरी को एहसास हुआ कि वो मंडंगस था। लंबे उलझे बालों वाला आदमी उछल पड़ा। उसके हाथ से एक पुराना सूटकेस खुलकर गिर गया। उसमें से बहुत सारा सामान बिखर गया, जिससे किसी भी अटाले की दुकान की खिड़की सजाई जा सकती थी। ओह हेलो हैरी, मंडंगस ने हवाई अंदाज का असफल नाटक करते हुए कहा। मंडंगस को जमीन से चीजें उठाते देखकर हैरी ने पूछा, क्या तुम सामान बेच रहे हो? क्या करूं, रोजी रोटी तो चलानी पड़ती है, मंडंगस ने कहा। वो मुझे दे दो। रॉन ने झुककर चांदी की कोई चीज उठा ली थी। जरा रुको, ये तो जानी पहचानी लगती है, रॉन ने धीरे से कहा। धन्यवाद। मंडंगस ने रॉन के हाथ से प्याला लेकर सूटकेस में भर लिया। अच्छा तो फिर मिलते हैं। आउच! लेकिन तब तक हैरी ने मंडंगस का गला पकड़कर उसे 3 ब्रूम स्टिक की दीवार से टिका दिया था। उसे एक हाथ से पकड़कर उसने दूसरे हाथ से छड़ी निकाल ली। हैरी! हरमाइनी चीखी, तुमने ये सामान सीरियस के घर से चुराया है, हैरी ने कहा, जिसकी नाक अब मंडंगस की नाक के इतने पास थी कि उसे पुरानी तंबाकू और शराब की बदबू आ रही थी। उस पर ब्लैक खानदान की मोहर लगी है। मैं नहीं, क्या? मंडंगस ने हाँफते हुए कहा। उसका चेहरा बैगनी हो गया था। हैरी ने गुर्राते हुए कहा, तुमने क्या किया जिस रात को वो मरा? उसी रात को तुमने उसके घर का सारा सामान उड़ा लिया? मैं नहीं, वो सामान मुझे दो। जब मंडंगस का चेहरा नीला पड़ने लगा तो हरमाइनी चीखी, हैरी छोड़ दो। एक धमाका हुआ। हैरी के हाथ मंडंगस की गर्दन से दूर छिटक गए। हाँफते हुए थूक उड़ाते मंडंगस ने अपना गिरा हुआ सूटकेस उठाया, खट के साथ अंतर्ध्यान हो गया। हैरी ने गाली दी। मुड़कर देखने लगा कि मंडंगस कहाँ गया। वापस आओ चोर कहीं के। कोई फायदा नहीं है हैरी, टोंक्स जाने कहां से आ गई थी। उसके चूहे जैसे बाल बर्फ के कारण गीले थे। मंडंगस शायद लंदन में होगा। चिल्लाने का कोई मतलब नहीं। उसने सीरियस का सामान चुराया है, उसने चोरी की है। वो उन्हें 3 ब्रूम स्टिक के दरवाजे से अंदर जाते हुए देखती रही। अंदर पहुंचकर हैरी गुस्से से बोला, वो सीरियस का सामान चुरा रहा था। मैं जानती हूँ हैरी, मेहरबानी करके चिल्ला चोट मत करो। तुम जाकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक लाती हूँ। जब हरमाइनी कुछ मिनट बाद उनकी टेबल पर बटर बियर की बोतलें लेकर लौटी तो हैरी बिफर रहा था। क्या माया पंछी के समूह के लोग मंडंगस को काबू नहीं कर सकते? हैरी ने आवेशपूर्ण फुसफुसाहट में कहा। क्या वो लोग उसे सामान चुराने से नहीं रोक सकते? श्श्श, हरमाइनी ने हताशा में कहा। चारों तरफ देखा, कोई सुन तो नहीं रहा। 2 जादूगर पास ही खड़े थे, हैरी को दिलचस्पी से देख रहे थे। जेबिनी भी पास ही खंबे में टिका हुआ था। हैरी, अगर मैं होती तो मुझे भी गुस्सा आता। मैं जानती हूँ वो तुम्हारा सामान चुरा रहा है। हैरी के गले में बटर बियर अटक गई। वो भूल गया था कि वो 12 नंबर ग्रिमाल्ड चौक का मालिक था। हाँ, वो मेरा सामान था, इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि वो मुझे देखकर खुश नहीं हुआ। मैं डंबलडोर को सारी बात बता दूंगा। मंडंगस सिर्फ उन्हीं से डरता है।
ये अच्छा रहेगा। हरमाइनी फुसफुसाकर बोली, इस बात पर खुश थी कि हैरी शांत हो रहा था। रॉन, तुम किसे घूर रहे हो? मुझे यूं ही, रॉन ने कहा और जल्दी से बार से दूर देखने लगा। लेकिन हैरी जानता था वो दुकान की सुडौल और आकर्षक मालकिन मैडम रोज मार्टा से नजरें मिलाने की कोशिश कर रहा था, जिनके लिए उसके दिल में काफी समय से एक खास जगह थी। हैरी सीरियस के बारे में सोच रहा था। वो ये भी सोच रहा था कि सीरियस चांदी के उन प्यालों से कितनी नफरत करता था। हरमाइनी ने टेबल पर अपनी उंगलियां बजाईं। उसकी आंखें बार बार रॉन और बार के बीच घूमती रही। हैरी ने अपनी बोतल की आखिरी बूंद खत्म की। बोला, अब हम स्कूल लौट चलें? बाकी दोनों ने सिर हिलाकर हाँ कर दी। यात्रा मजेदार नहीं थी। मौसम लगातार खराब हो रहा था। हैरी जिनी के बारे में सोचने लगा। हैरी ने सोचा वो इसलिए नहीं मिली होगी क्योंकि वो और डीन मैडम पडी फुट की टी शॉप में आराम से बैठे होंगे, जहां खुशनुमा जोड़े सुकून से बैठने जाते थे। थोड़ी देर बाद उसे एहसास हुआ कि केटी बेल और उसकी सहेली की हवा में उड़ती हुई आवाजें ज्यादा तीखी और तेज हो रही थी। हैरी ने उनकी अस्पष्ट आकृतियों की तरफ देखा। ऐसा लग रहा था वे दोनों उस चीज के बारे में बहस कर रही थी जो केटी अपने हाथ में पकड़ी थी। हैरी को केटी की आवाज सुनाई दी, इसका तुमसे कोई संबंध नहीं है। हैरी ने अपना चश्मा साफ किया। तभी लीन ने उस पैकेट को छीनने की कोशिश की जो केटी के हाथ में थी। केटी ने उसे वापस खींचा, छीना, झपटी में पैकेट जमीन पर गिर गया। केटी फौरन हवा में उठ गई। रॉन की तरह नहीं, जो हास्यास्पद रूप से टखने के बल झूलने लगा था, बल्कि शालीनता से। उसकी बाहें इस तरह फैली हुई थी जैसे वो उड़ने वाली हो। बहरहाल कोई चीज गड़बड़ थी, कोई चीज डरावनी थी। तेज हवा के कारण केटी के बाल चारों तरफ उड़ रहे थे। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। हैरी, रॉन, हरमाइनी और लीन मूर्ति की तरह खड़े होकर देख रहे थे। जमीन से 6 फुट ऊपर केटी बुरी तरह चीखी। उसकी आंखें खुल गईं, लेकिन वो जो देख रही थी, जो महसूस कर रही थी, उससे उसे भयंकर कष्ट हो रहा था। वो लगातार चीखती रही। लीन भी चीखने लगी। उसने केटी के टखने पकड़कर उसे जमीन पर खींचने की कोशिश की। हैरी, रॉन, हरमाइनी मदद करने के लिए भागे। जैसे ही केटी के पैर पकड़े, वो उनके ऊपर गिर गई। हैरी और रॉन ने उसे पकड़ लिया, लेकिन वो बुरी तरह छटपटा रही थी। वो उसे पकड़कर नहीं रख सकते थे। वो छटपटाती रही, चीखती रही। वो किसी को पहचान नहीं पा रही थी। हैरी ने मुड़कर चारों तरफ देखा। उसने तेज हवा की आवाज के ऊपर बाकी लोगों से चिल्लाकर कहा, यहीं रुकना, मैं मदद लेकर आता हूँ। वो स्कूल की तरफ दौड़ने लगा। वो तेजी से एक मोड़ पर मुड़ा, किसी ऐसी चीज से टकरा गया जो अपने पिछले पैरों पर चलने वाले बड़े भालू की तरह दिख रही थी। हैग्रिड, उसने हाँफते हुए कहा और खुद को उस बागड़ से उठाया जिसमें वो गिर गया था। हैरी, हैग्रिड ने कहा। उसकी भौं और दाढ़ी में बर्फ के टुकड़े फंसे हुए थे। हैग्रिड, हैग्रिड आगे बोला, बस ग्रॉप से मिलने गए थे। वो इतना ज्यादा सीख चुका है कि तुम्हें तो। हैग्रिड, वहां कोई घायल हो गया है, किसी ने उसे शाप दिया है या ऐसा ही कुछ हुआ है। क्या? हैग्रिड गरजती हवा के ऊपर हैरी की आवाज सुनने के लिए नीचे झुका। किसी ने शाप दिया है, हैरी गरजा। शाप? किसे? रॉन को? हरमाइनी को? नहीं नहीं, केटी बेल को। इस तरफ। वो दोनों एक साथ सड़क पर दौड़ने लगे। उन्हें केटी के पास पहुंचने में समय नहीं लगा। वो जमीन पर पड़ी पड़ी छटपटा रही थी, चीख रही थी। पीछे हटो, हमें देखने दो, हैग्रिड चिल्लाया। उसे कुछ हो गया है, मैं नहीं जानती कि क्या। लीन सुबकती हुई बोली। हैग्रिड ने एक पल के लिए केटी को घूर कर देखा, नीचे झुका और अपनी बाहों में उठाकर महल की तरफ भागने लगा। कुछ ही सेकंड में केटी की तेज चीखें सुनाई देना बंद हो गईं। अब सिर्फ हवा के गरजने की आवाज सुनाई दे रही थी। हरमाइनी जल्दी से केटी की रुआंसी सहेली के पास गई, उसकी कमर में हाथ डाल दिया। तुम्हारा नाम लीन है ना? लड़की ने सिर हिला दिया। ये अचानक हुआ या ये पैकेट फटने पर हुआ? लीन सुबकते हुए बोली। वो जमीन पर पड़े भूरे कागज के पैकेट की तरफ इशारा कर रही थी। ये फटकर खुल गया था और इसमें से एक हरी चमक निकलती दिख रही थी। रॉन ने नीचे झुककर हाथ बढ़ाया, लेकिन हैरी ने उसका हाथ पकड़कर पीछे खींच लिया। उसे छूना मत। वो नीचे झुका। पैकेट में से दूध या मोतियों का हार झांक रहा था। हैरी ने उसे घूरते हुए कहा, मैंने इसे पहले भी देखा है। ये बरसों पहले बोर्गिन एंड बक्स की दुकान में था। इसके लेबल पर लिखा था, ये शापित है। उसने लीन की तरफ देखा जो बेकाबू होकर कांपने लगी थी। केटी को ये कहाँ मिला? हम उसी के बारे में बहस कर रहे थे। जब वो 3 ब्रूमस्टिक के बाथरूम से लौटी तो उसके हाथ में ये पैकेट था। उसने कहा कि इसमें हॉगवर्ट्स में किसी के लिए तोहफा है। उसने सिर्फ इतना बताया था कि किसी को देना है। वो थोड़ी अजीब लग रही थी। ओह नहीं, नहीं, शायद उस पर सम्मोहन, शाप।
किया गया था, लेकिन मैं तब तक की बात नहीं समझ पाई थी। लीन दोबारा सुबकने लगी। हरमाइनी ने उसका कंधा हौले से थपथपाया। लीन, उसने ये नहीं बताया ये पैकेट उसे किसने दिया? नहीं, वो मुझे बताने को तैयार नहीं थी। मैंने कहा था कि वो मूर्ख है, वो चीज उसे स्कूल तक नहीं ले जानी चाहिए, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं थी। हरमाइनी ने लीन की कमर में हाथ डालते हुए कहा, अब अच्छा रहेगा हम स्कूल की तरफ चलें, हमें सब पता चल जाएगा वो कैसी है। चलो। हैरी एक पल के लिए झिझका। उसने अपने चेहरे पर ढका स्कार्फ खींचा, रॉन की आह को नजरअंदाज करते हुए हार पर स्कार्फ डाला और उसे उठा लिया। उसने कहा, हमें ये मैडम पॉम्फ्री को दिखाना होगा। महल की तरफ जाते समय हैरी अपने विचारों को मन में नहीं रोक पाया, बरबस बोल पड़ा, मेलफॉय इस हार के बारे में जानता है। ये 4 साल पहले बोर्गिनबर्ग्स के केस में रखा हुआ था। जब मैं वहां उससे और उसके डैडी से छिपा था तो मैंने उसे इसे अच्छी तरह देखते हुए देखा था। उसे इसकी याद आ गई होगी, वो इसे खरीदने चला गया होगा। मुझे मुझे नहीं लगता हैरी, बोर्गिनबर्ग्स में हजारों लोग जाते हैं। और क्या उस लड़की ने ये नहीं कहा था कि केटी को ये बाथरूम में मिला था? उसने कहा था कि बाथरूम में आते समय ये केटी के पास था। इसका मतलब ये नहीं कि ये चीज उसे बाथरूम से मिली थी। मैगोनिकल, रॉन ने चेतावनी देते हुए कहा। हैरी ने देखा प्रोफेसर मैगोनिकल घुमड़ती हुई बर्फ के बीच पत्थर की सीढ़ियां उतर रही थी और उनकी तरफ आ रही थी। हैग्रिड कहता है कि केटी बेल के साथ जो हुआ है उसे तुम चारों ने देखा है। तत्काल मेरे ऑफिस में चलो। तुम्हारे हाथ में क्या है पॉटर? हैरी बोला, केटी ने इस चीज को छुआ था। हैरी से हार लेते समय प्रोफेसर मैगोनिकल दहशत से बोली, हे भगवान, नहीं नहीं, फिल्च मेरे साथ है। उन्होंने जल्दी से आगे कहा जब फिल्च अपने खुफिया संवेदन सूचक को ऊपर उठाकर उत्साह से प्रवेश हॉल के पार आया। फिल्च, तुम इस हार को प्रोफेसर स्नेप के पास तत्काल ले जाओ, लेकिन ध्यान रखना, छूना मत। इसे स्कार्फ में लपेट कर रखना। हैरी सहित बाकी सब विद्यार्थी प्रोफेसर मैगोनिकल के पीछे उस मंजिल तक गए जहां उनका ऑफिस था। प्रोफेसर मैगोनिकल ने दरवाजा बंद कर दिया, घूमकर डेस्क पर बैठ गई। उनके सामने हैरी, रॉन, हरमाइनी और सुबकती हुई लीन बैठे थे। तो क्या हुआ था? उन्होंने तीखी आवाज में पूछा। लीन ने रोने पर काबू करके सारी घटना बता दी। लीन ने यह भी बताया कि लौटने के बाद केटी थोड़ी अजीब लग रही थी। फिर उसने बताया कि उन दोनों की बहस के दौरान वो पैकेट फट गया। और ये कहते कहते लीन इतनी बेकाबू हो गई कि एक भी शब्द नहीं बोल पाई। प्रोफेसर मैगोनिकल ने नरमी से कहा, ठीक है लीन, तुम अस्पताल जाकर मैडम पॉम्फ्री से सदमे की दवा ले लो। वो हैरी, रॉन और हरमाइनी की तरफ मुड़ी। जब केटी ने हार को छुआ तो क्या हुआ? रॉन या हरमाइनी कुछ बोल पाते। हैरी बोला, वो हवा में उठ गई थी, चीख रही थी, गिर गई थी। प्रोफेसर, क्या मैं प्रोफेसर डंबलडोर से मिल सकता हूँ? प्रोफेसर मैगोनिकल ने हैरानी से कहा, पॉटर, हेडमास्टर सोमवार तक बाहर गए हैं। बाहर? हैरी ने गुस्से में कहा। हाँ पॉटर, बाहर, मैगोनिकल ने सख्त लहजे में कहा, लेकिन तुम इस घटना के बारे में जो भी कहना चाहते हो मुझसे कह सकते हो। हैरी एक पल के लिए झिझका। प्रोफेसर मैगोनिकल आसानी से विश्वास नहीं करती थी। हालांकि डंबलडोर कई मायनों में ज्यादा डरावने थे, लेकिन वो किसी भी अवधारणा को, चाहे वो कितनी भी अजीब हो, एकदम से अस्वीकार नहीं करते थे। ये जिंदगी और मौत का सवाल था, इसलिए इस पर उसे अपनी हंसी उड़ने की चिंता नहीं करना चाहिए। प्रोफेसर, मुझे लगता है कि केटी को वो हार ड्रेको मैल्फॉय ने दिया था। उसके एक तरफ बैठा रॉन अपनी उलझन छिपाने के लिए नाक मलने लगा। हरमाइनी ने अपने हाथ पैर इधर उधर किए। ये बहुत गंभीर आरोप है पॉटर, क्या तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है? हैरी ने कहा, नहीं, लेकिन फिर उसने वो सारी घटना बता दी जो बोर्गिनबर्ग्स की दुकान में हुई थी। जब उसने बोलना खत्म किया तो प्रोफेसर मैगोनिकल थोड़ी दुविधा में नजर आई। मैल्फॉय मरम्मत करवाने के लिए कोई चीज बोर्गिनबर्ग्स में ले गया था। नहीं प्रोफेसर, वो बोर्गिन से उस चीज को सुधारने का तरीका जानना चाहता था जो चीज उसके पास नहीं थी। लेकिन मुद्दे की बात यह नहीं है। मुद्दे की बात यह है कि उसने उसी समय कोई चीज खरीदी थी और मुझे लगता है कि ये वही हार था। क्या तुमने मैल्फॉय को इस तरह का पैकेट दुकान से निकलते समय लाते देखा था? नहीं प्रोफेसर, उसने बोर्गिन से इसे अपने पास रिजर्व करने को कहा था। हरमाइनी बीच में बोल पड़ी, लेकिन हैरी, बोर्गिन ने उससे पूछा था कि क्या उसे वो अपने साथ ले जाना चाहता है। तब मैल्फॉय ने नहीं कहा था। हैरी ने गुस्से में कहा, साफ जाहिर है वो उसे छूना नहीं चाहता था। हरमाइनी बोली, उसने दरअसल ये कहा था, मैं इसे सड़क पर ले जाते समय कैसा दिखूंगा। रॉन ने कहा, उस हार को ले जाते समय वो मूर्ख दिखता।
हरमाइनी हताशा में बोली, ओह रॉन, हार तो लिपटा होता, इसलिए मेलफॉय को उसे छूने की जरूरत नहीं थी। इसके अलावा वो उसे आसानी से चोगे के नीचे छुपा सकता था। मुझे लगता है उसने बोर्गिन एंड बक्स में जो भी चीज रिजर्व करवाई है वो या तो आवाज करने वाली है या भारी है। और वैसे भी उसने हैरी से बोलने के पहले तेजी से कहा, क्या तुम्हें याद नहीं है मैंने बोर्गिन से उस हार के बारे में पूछा था, और जब मैं ये पता लगाने गई थी कि मेलफॉय ने उससे कौन सी चीज रिजर्व करवाई है तो मैंने इस हार को वहां रखा देखा था। बोर्गिन ने मुझे इसकी कीमत बताई थी। उसने ये नहीं कहा था कि ये बिक चुका है। देखो, वो तुम्हारी असलियत समझ चुका था। वो 5 सेकंड में ही तुम्हारे इरादे भांप चुका था कि तुम दुकान क्यों गई थी। जाहिर है वो तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला था। वैसे भी मेलफॉय इसे बाद में भी तो मंगवा सकता था। जब हरमाइनी ने आवेश में जवाब देने के लिए मुंह खोला तो प्रोफेसर मैगोनिकल बोली, बहुत हो गया पॉटर, तुमने अच्छा किया जो मुझे बता दिया। लेकिन हम मिस्टर मेलफॉय की तरफ शक की उंगली सिर्फ इसलिए नहीं उठा सकते कि वो उस दुकान में गया था जहां ये हार खरीदा जा सकता था। ये तो सैकड़ों लोगों के बारे में कहा जा सकता है। वैसे भी हमने इस साल सुरक्षा इंतजाम कड़े कर दिए हैं। मुझे नहीं लगता हमारी जानकारी के बिना हार इस स्कूल में आ सकता था। लेकिन प्रोफेसर मैगोनिकल ने निर्णायक आवाज में कहा, मेलफॉय आज हॉग्समीड गया ही नहीं था। हैरी ने आंखें और मुंह फाड़कर उनकी तरफ देखा। आप ये बात कैसे जानती हैं प्रोफेसर? क्योंकि वो मेरे साथ सजा काट रहा है। उसने लगातार 2 दिन से रूपांतरण का होमवर्क नहीं किया था। उस पर शक करने की जरूरत नहीं है पॉटर। अपना शक मुझे बताने के लिए धन्यवाद। अब मुझे केटी बेल को देखने जाना है। तुम सबका दिन अच्छा गुजरे। प्रोफेसर मैगोनिकल ने ऑफिस का दरवाजा खोल दिया। उन लोगों के पास बाहर जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। हैरी उन दोनों से नाराज था क्योंकि वो मैगोनिकल की तरफ हो गए थे। सीढ़ियां चढ़कर बड़े हॉल की तरफ जाते समय रॉन ने पूछा, तुम्हें क्या लगता है केटी वो हार किसे देने वाली होगी? भगवान जाने, हरमाइनी ने कहा। ये बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता था, हैरी ने कहा। डंबलडोर के लिए? प्राण भक्षी उनसे छुटकारा पाने के लिए बेताब हैं। वो उनकी हिट लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। या स्लग हॉर्न के लिए? डंबलडोर मानते हैं वोल्डेमॉर्ट सचमुच उन्हें अपनी तरफ मिलाना चाहता है और वो इस बात पर खुश नहीं हो सकता कि वो डंबलडोर की तरफ हो गए हैं। या तुम्हारे लिए? हैरानी ने परेशान दिखते हुए कहा। हो ही नहीं सकता, वरना कैटी सड़क पर बस पीछे मुड़कर मुझे वो पैकेट दे देती है ना। 3 ब्रूम स्टिक के बाहर निकलने के बाद मैं पूरे रास्ते उसके पीछे चल रहा था। मुझे आश्चर्य है कि मेलफॉय ने उसे ये पैकेट महल में ले जाने के लिए क्यों कहा होगा। हैरी, मेलफॉय हॉग्समीड में नहीं था, हरमाइनी ने कुंठा से पैर पटकते हुए कहा। तब तो उसने किसी साथी का इस्तेमाल किया होगा, क्रैब या गोयल, या हो सकता है एक और प्राण भक्षी। प्राण भक्षी बनने के बाद उसके क्रैब और गोयल से ज्यादा अच्छे दोस्त बन चुके होंगे। रॉन और हरमाइनी ने एक दूसरे की तरफ इस अंदाज से देखा जैसे कह रहे हो, इससे बहस करने का कोई फायदा नहीं है। वो मोटी औरत के पास पहुंचे। हरमाइनी दृढ़ता से बोली, डिली ग्राउट। तस्वीर झूल गई ताकि वो गरुण द्वार के हॉल में पहुंच सके। हॉल काफी भरा था, गीले कपड़ों की खुशबू आ रही थी। साफ नजर आ रहा था केटी की बदकिस्मती की खबर अब तक नहीं फैली थी। सोचा जाए तो ये कोई बहुत चतुराई भरा हमला नहीं था, रॉन ने कहा, और फर्स्ट ईयर के एक विद्यार्थी को आग के पास वाली अच्छी कुर्सी से हटाकर उस पर बैठ गया। शापित चीज महल के भीतर नहीं आ पाई। इसे बेहतरीन योजना नहीं कहा जा सकता। तुमने सही कहा, हरमाइनी ने रॉन को कुर्सी से हटाकर फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी को उस पर दोबारा बैठाते हुए कहा। यह बहुत सोच विचार कर नहीं किया गया है, हैरी ने पूछा। लेकिन मेलफॉय में सोचने विचारने की बुद्धि है ही कहाँ? रॉन और हरमाइनी ने उसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया।